नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में एक बारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चा पार्टी, ये है हमारे रिवाइज इंडिया की दूसरी क्लास सोशल साइंस की, जिसमें हम एक बहुत ही प्यारा सा जो चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसको हम जो है पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही कम समय में बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आधा घंटा लगेगा, 30-35 मिनट में जो है पूरा जो चैप्टर है बेटा मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के जो है इस चैप्टर को शुरू करते हैं और बेटा बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए, तो मैं बात करूं इस चैप्टर की यूरोप में राष्ट्रवाद। थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं मैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अच्छा, राष्ट्रवाद का जो मतलब है, राष्ट्रवाद का जो मतलब है वो तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है बेटा प्रेम। किसके लिए प्रेम? देश के लिए प्रेम। इससे पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा है भारत में राष्ट्रवाद बेटा, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देश के लिए प्रेम। आप प्रेम जब करते हो देश से तो उसे राष्ट्रवाद बोलते हैं। एक कलेक्टिव जो आइडेंटिटी की भावना जो होती है कि हम सब एक हैं, वही क्या होता है? वही बेटा राष्ट्रवाद होता है। अच्छा, मैं बात करूं बेटा भारत की, तो भारत से पहले कहां ये जो चीज थी कहां पनपी थी? तो बेटा वो यूरोप में पनपी थी। कहां पे? यूरोप में। अच्छा, यूरोप कहां है? तो बेटा यूरोप कहां है? तो हमारा ये क्या है? ये हमारा भारत देश है। और हमारा भारत देश कहां पे है? तो एशिया नाम के कॉन्टिनेंट पे है, महाद्वीप पे है। उपमहाद्वीप तो नहीं बोल सकते, महाद्वीप पे है बेटा। तो यूरोप भी क्या है बेटा? यूरोप भी बेटा एक महाद्वीप है। अगर आप जाओगे बेटा भारत से पश्चिमी ओर जाओगे आप इधर साइड, तो यहां पे आपको यूरोप नाम का जो है एक कॉन्टिनेंट मिल जाएगा, एक महाद्वीप मिल जाएगा। तो यहां पे यूरोप है, और यूरोप जो कॉन्टिनेंट है बेटा, एक जो महाद्वीप है, इसमें बहुत सारे देश हैं। इन देश में जो है बेटा ये जो राष्ट्रवाद की भावना है ये पनपी थी। होता है ना, एक चिंगारी लगती है, फिर वो आग की तरह फैल जाती है पूरी दुनिया में। तो ऐसा ही कुछ हुआ था बेटा। और मैं बात करूं किस देश में फैला है, तो बेटा ये फ्रांस देश से जो है पूरी दुनिया में, पहले पूरे यूरोप में फैला और फिर जो है पूरी दुनिया में फैला। लोगों ने जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया बेटा। होता है ना, किसी चीज की शुरुआत होती है बेटा, नई नई शुरुआत जो होती है, तो ये जो शुरुआत हुई थी कहां से हुई थी बेटा? फ्रांस से हुई थी। इसलिए आपने क्लास 9th में भी ध्यान करो, चैप्टर पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति, है ना। तो इसमें यही तो दिखाया है बेटा। और ये पढ़ना जरूरी क्यों है बेटा? यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, हमें क्या मतलब बेटा? मतलब है क्योंकि ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, इक्वेलिटी, समानता, स्वतंत्रता, फ्रीडम, ये सब हमने कहां से उठाए हैं? ये वहीं से उठाए हैं बेटा। पहले क्या था बेटा? पहले तो हम लोग ये राजा रजवाड़े वगैरह होते थे, मतलब ऐसा माना जाता था कि ये जो राजा हैं यही सब कुछ है। अगर हम राजा से प्रेम करते हैं यही राष्ट्रवाद है, ऐसा माना जाता था। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे जो मध्यम वर्ग है वो उभरना शुरू हुआ। लोगों ने क्वेश्चंस पूछना शुरू किए, प्रश्न पूछना शुरू किए, भैया हम क्यों माने तुम्हारी बात, तुम होते कौन हो? फिर यहां पे जो है चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो बस यही है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा यूरोप में राष्ट्रवाद की। तो कौन कौन सी चीजें सामने आई, तो आप देखोगे जब अपना चैप्टर पढ़ते हो आप, तो इसमें एक पेंटिंग है। ठीक है, किसने पेंटिंग बनाई है? वो फ्रेडरिक सोरू ने जो है बेटा पेंटिंग बनाई है। और उन्होंने एक कल्पना की है, एक दुनिया की कल्पना की है जिसमें सारे जो देश हैं उन्हें क्या वो क्या हो गए हैं बेटा? वो गणराज्य हो गया, यानी कि वहां पे जो लोग हैं बेटा उनका राज्य है। वहां पे किसी भी राजा रजवाड़े का राज नहीं है। वहां पे आप देखोगे पूरी लाइन लगी हुई है, वहां पे कुछ देश हैं वो आगे निकल गए हैं, वो एक मूर्ति सी बनी हुई है, उसे क्रॉस करके जो है बहुत सारे देशों को आजादी मिल गई, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड वगैरह होने। ठीक है, बाकी जो ऊपर आप देखोगे कुछ क्या है, भगवान टाइप जो लोग हैं, ठीक है ना, जो फरिश्ते आप बोल सकते हो, वो क्या कर रहे हैं? वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एक पेंटिंग के जरिए उन्होंने कल्पना की है कौन से देश की? एक ऐसा देश जो कि गणराज्य हो, ठीक है, रिपब्लिक हो। और मैं बात करूं बेटा, यहां पे राष्ट्रवाद का जो है बेटा एक शक्ति की तरह विकास हुआ है बेटा, है ना। और यहां पे लोगों ने क्या देखा है बेटा? राष्ट्रराज की कल्पना की है यहां पे लोगों ने। राष्ट्रराज क्या होता है बेटा? जैसे मैं भारत देश की बात करूं तो यहां पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन हम सब क्या है बेटा? हम सब एक हैं बेटा। एक राष्ट्र बनाते हैं, सारे राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? राष्ट्र बनाते हैं, हम सब एक हैं। अभी यहां पे कहीं कुछ हो जाता है बेटा तो पूरे देश में शोक मनाया जाता है, तो ये क्या है बेटा? रे राष्ट्रवादी तो है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं बेटा आप बोल सकते हो ये यूरोप का जो राष्ट्रवाद हुआ था बेटा इसका हिस्सा थी। ठीक है, चलिए इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही है? तो याद रखना है बेटा, फ्रांस में क्रांति हुई थी 1889 में, 1789 में, सॉरी 1789 में जो क्रांति हुई थी बेटा, ये बहुत जरूरी पार्ट है किसका बेटा? पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में बात करें हम, है ना। ये होता है ना, एक चिंगारी लगती है बेटा, कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं से शुरू होती है। तो शुरू कहां से हुई थी बेटा? तो फ्रांस से हुई थी, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आप देख लेते हैं बेटा कौन कौन सी जो चीजें हैं वो लोगों ने इस्तेमाल की, कौन कौन से प्रतीक जो है इस्तेमाल किए बेटा, ये जो फीलिंग है बेटा, ये राष्ट्रवाद की जो भावना है इसे लाने के लिए, है ना। तो सबसे पहले बेटा यहां पे क्या था बेटा? जो पितृभूमि है, जैसे हम बोलते हैं ना मातृभूमि, वैसे वहां पे पितृभूमि बोलते हैं। और बेटा जो उस भूमि के बेटा नागरिक हैं उन्हें अलग अलग नामों से बुलाया गया, जैसे कि बेटा ला पैट्रे, और जैसे नागरिकों की मैं बात करूं उन्हें ले सिटोयन, ऐसे करके बुलाया गया। क्या करने के लिए भाई? यहां पे सीधी सी बात है बेटा, कौन कौन से कदम यहां पे बोला क्या जा रहा है? कदम उठाए गए क्रांतिकारियों ने लोगों में बेटा एक साझा पहचान बनाने के लिए, एक जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है कि हम भी एक, तुम भी एक, होता है ना, गांव के लोग एक होते हैं, तो आप जब कहीं जाओगे तो मिलके रहोगे। क्यों? क्योंकि आप एक साझा पहचान रखते हो बेटा।
आप उसी गांव में पले बड़े हो, उसी गांव में आपका सब कुछ हुआ है, पढ़ना लिखना और खेलना कूदना सब उसी में हुआ, तो आप मिलके रहोगे साथ में, है ना। तो यहाँ पे बेटा ये साझा पहचान को उजागर करने के लिए यहाँ पे क्रांतिकारियों ने बहुत सारे कदम उठाए, लोगों ने बहुत सारे कदम उठाए, तो उसमें पहला कदम ये था। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं बेटा, फ्रांसीसी झंडा। बेटा हर देश का एक झंडा होता है, हमारे भारत देश का भी झंडा है, तो वैसे ही बेटा फ्रांसीसी देश है बेटा, फ्रांस देश है, इसका झंडा बना दिया ताकि लोगों के अंदर क्या है, राष्ट्रवाद की भावना है। और क्या किया बेटा, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था आप बोल सकते हो, केंद्रीय प्रशासित व्यवस्था है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल पावर जो है। यानी कि पहले क्या था बेटा, फ्रांस में पहले जो है कोई सिस्टम नहीं था कि सरकार कौन चलाएगा कैसे चलाएगा, तो यहां पे पूरी एक जो सरकार चलाने की टेक्निक जो थी बेटा, किस तरीके से पूरी सरकार चलाई जाएगी, उसे बोला गया बेटा केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। पहली चीज। तीसरी चीज ये हो गई। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, अगर आपको याद होगा क्लास 9th में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी, है ना, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, अगर इन्हें मान लो कोई भी आप बोल सकते हो टैक्स से रिलेटेड कानून लाना है तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुला ली, जिसमें कुलीन वर्ग के लोग, आप चर्च वर्ग के लोग जो होते थे, जो मिडिल क्लास के लोग होते थे, वो आया करते थे, मीटिंग किया करते थे। लेकिन बेटा अब क्या हुआ बेटा, ये समाप्त कर दिया, उसकी जगह जो स्टेट जनरल की जो मीटिंग होगी, इसमें कौन आएंगे बेटा, इसमें सक्रिय नागरिक आएंगे और इसमें चुने हुए लोग आएंगे जिन्हें जनता ने चुन के भेजा है, जिन्हें सक्रिय नागरिकों ने जो है चुन के भेजा है। तो ये सब बदलाव देखने को मिले बेटा। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मैं फ्रांस की बात कर रहा हूं बेटा। फ्रांस ने क्या क्या कदम उठाए, शुरुआत कहां से हुई थी, मैंने बोला फ्रांस से हुई थी, तो फ्रांस की यहां पे बता रहे हैं, मैं फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने कौन कौन से जो है बेटा कदम उठाए, वो जो भावना है उसे उजागर करने के लिए, है ना। और बात कर लेते हैं बेटा, अच्छा जो देश की बेटा भाषा जो होती है बहुत ही जरूरी हिस्सा प्ले करती थी, तो बेटा यहां पे जो भाषा है बेटा, आप चौथा बोल सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आप बोल सकते हो जो फ्रेंच भाषा है इसे बढ़ावा दिया गया, दूसरी जो भाषा है उन्हें बंद कर दिया गया, और यहां पे आप बोल सकते हो जो फ्रेंच भाषा है इसे आप बोल सकते हो बढ़ावा देने लगे लोग, है ना। एक आप बोल सकते हो कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है ना, जब एक सब भाषा बोलेंगे तो क्या होगा बेटा, यहां पे कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी, यहां पे एक साझा पहचान आएगी, है ना। और क्या हुआ बेटा, राष्ट्रीय गीत, यहां पे इनका जो राष्ट्रीय गीत था वो कौन सा था, वो मार्शले था, ये हो गया। और बेटा भार और मापन की एक मानक पद्धति, यानी कि पूरे फ्रांस में बेटा जो भार और मानक यानी कि जो चीजें नापी जाती हैं, तौली जाती हैं, इनकी जो पद्धति थी वो एक कर दी गई। तो इससे क्या हुआ बेटा, इससे सामूहिक पहचान या फिर आप बोल सकते हो साझा पहचान जो है लोग बनाने लगे, और ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो इसने जो है राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने में जो है बड़ी भूमिका निभाई है ना। चलिए एक चीज हो गई। अब बात कर लेते हैं बेटा नेपोलियन की। तो बेटा आप जब क्लास 9th पढ़ोगे तो आपने देखा होगा क्लास 9th में कि नेपोलियन का एंड हो जाता है, यानी कि आप बोल सकते हो 1815 में बेटा युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है बेटा, 1815 में बेटा वाटरलू का युद्ध होता है, जिसमें इसकी हार हो जाती है। उससे पहले मैं बात करूं बेटा तो 1804 से 1815 तक बेटा इसने राज किया है। कहां पे बेटा, फ्रांस में। और फ्रांस में इसने कैसे करके राज किया, राजा बन के राज किया इसने, है ना। तो यहां पे मैं बात करूं बेटा तो ये क्या लाया था, जब ये इसका शासन था बेटा तो ये अपने नियम कानून लाया था, ये अपने नियम कानून लाया था, जिसे क्या बोला गया, जिसे बोला गया बेटा नेपोलियन कोड, या फिर आप सिविल कोड बोल सकते हो, नेपोलियन सिविल कोड। इसने अपने कानूनों को नाम दिया, इसे नेपोलियन सिविल कोड बोला गया। इसमें क्या क्या चीजें थी बेटा, तो यहां पे इसने क्या किया बेटा, एक अच्छी चीज इसने ये की कि जन्म के आधार पर जो है इसने सारे विशेष अधिकार जो है समाप्त कर दिए। और क्या किया इसने बेटा, और इसने बेटा नागरिकों को जो है समान हैसियत प्रदान की गई बेटा, सब जो है बराबर है, कोई ना छोटा है कोई बड़ा है, सब बराबर है। और क्या किया बेटा इसने, संपत्ति के आधार पर जो है पुख्ता किया गया, संपत्ति का जो आधार है बेटा, अधिकार जो है बेटा, संपत्ति का जो अधिकार है बेटा इसे पुख्ता किया गया, जो नियम कानून है इसे पुख्ता बना दिए गए, जो भी संपत्ति से रिलेटेड जो भी नियम कानून है। और इसने क्या किया बेटा, सबसे अच्छी चीज बेटा इसने ये की कि यातायात और संचार की जो है साधन है इसे इसने मजबूत बनाया। इसे पता था क्योंकि कोई भी व्यापार जो है अच्छे से कब चल सकता है, जब बेटा संचार और जो यातायात है बेटा, यानी कि कम्युनिकेशन और आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो अच्छा होगा, तभी जो है कोई व्यापार चल सकता है। इसने बेटा सामंती व्यवस्था जो है बेटा, सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता था बेटा, किसान हुआ करते थे, इन पे बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, बड़े बड़े किसानों पे, एक जो किसान है बेटा उस पर बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, और वो जमीनों पे जो है बेटा काम करवाया करता था। तो ये सामंती व्यवस्था होती थी, है ना, बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे, इन पे बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी। तो ये जो सिस्टम है बेटा इसने खत्म कर दिया, ठीक है। और क्या किया बेटा इसने, दास्ता और वह जागीर को खत्म किया, जागीर सिस्टम जो था बेटा इन सबको जो है इसने खत्म कर दिया। और इसने क्या किया बेटा, एक समान कानून और मानक पद्धति, तो इसने भी वही किया, मतलब एक ही जो है बेटा जो मापन पद्धति होगी वो एक होगी, और सबके लिए जो है बेटा एक समान कानून होंगे। ऐसा नहीं है कोई अमीर है उसके लिए कुछ अलग कानून होगा, गरीब है कुछ अलग कानून होगा। तो इसने जो है बेटा कुछ अच्छी चीजें भी लाया, कुछ बुरी चीजें भी लाया। इसने टैक्स बहुत बढ़ा दिए, इसने महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया, ये सारी जो चीजें हैं बेटा ये इसने आप बोल सकते हो। और इसने जो स्लेवरी थी बेटा, जो गुलामी थी वो फिर से शुरू कर दी थी। तो ये सारी जो चीजें इसने भी की, है ना। तो कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें, पहली चीज ये होगी। अब क्या हुआ बेटा, अब बात कर लेते हैं बेटा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब बेटा मैं बात करूं यूरोप की, ठीक है। यूरोप क्या था बेटा, यूरोप में कोई राष्ट्र नहीं था बेटा,
यूरोप में क्या था, कोई राष्ट्र नहीं था, सब राजा रजवाड़े हुआ करते थे, अपने अपने एम्पायर हुआ करते थे। फिर क्या हुआ बेटा, अब यूरोप के समाज की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा, क्योंकि हमें इसे समझने के लिए यूरोप के समाज को समझना पड़ेगा, है ना। तो यूरोप के समाज की मैं बात करूं बेटा, ये कितने वर्गों में बटा था, वैसे 2 वर्गों में बटा था। एक तो था बेटा शिष्टजन, ठीक है, एक तो थे बेटा शिष्टजन और एक थे बेटा गरीब वर्ग, है ना। आप बोल सकते हो जो पुराने वर्ग के लोग थे, यही कौन थे बेटा, जो पुराने वर्ग, जिनकी पुरानी सोच थी, जिन्हें रूढ़वादी लोग बोला जाता था, ये कौन थे बेटा, ये बेटा राजशाही सरकार थी बेटा। और दूसरे कौन थे बेटा, दूसरे थे बेटा नए वर्ग के लोग। अब इनकी बात करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले समाज की बात कर लेते हैं। यूरोप का जो समाज था बेटा वो 2 वर्गों में बटा हुआ था, एक तो सिस्टिजन और एक तो गरीब, ठीक है ना। गरीब और सिस्टिजन, इन दोनों में क्या था बेटा, लड़ाई हो रखी थी, गरीब वर्सेस सिस्टिजन, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, जब औद्योगिक क्रांति हुई बेटा, औद्योगिक क्रांति मतलब नई नई फैक्ट्री आ गई, तो लोगों के पास थोड़ा पैसा आने लगा, और यही जो गरीब लोग थे बेटा, यही जो गरीब लोग थे वो क्या बन गए, यही जो गरीब लोग थे बेटा वो मध्यम वर्ग के बन गए। जब मध्यम वर्ग के बन गए बेटा, तो यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे जब मध्यम वर्ग के जो लोग थे बेटा, उन पे पैसा आ गया तो ये पढ़ लिख गए, और जब ये पढ़ लिख गए बेटा तो ये अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे। इनके माइंड में क्या आने लगे, क्वेश्चंस आने लगे कि भैया राजा हम पे रूल कैसे कर रहा है, ये जो राजा है ये रूल कैसे कर रहा है, उतनी समानताएं क्यों नहीं है। सिस्टिजन जो है, यानी कि जो अमीर लोग हैं बहुत अमीर हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमें वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना बेटा, यहाँ पे हुआ क्या बेटा, यहाँ पे जो समानता की मांग है बेटा वो बढ़ने लगी, ठीक है ना। जैसे क्या बोला गया, जैसे बोला गया बेटा उदारवाद, यानी कि लिबरलिज्म। ये शुरू किसने किया था बेटा, तो ये मध्यम वर्ग के लोगों ने शुरू किया था। तो यहां से क्या हुआ बेटा, यहां से एक तीसरा नया वर्ग शुरू हुआ, जिसे बोला गया बेटा मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। हम बोलते हैं ना मिडिल क्लास फैमिलीज हैं हम, तो ये मिडिल क्लास था बेटा, है ना। तो मिडिल क्लास यहां पे जो है फॉर्म किया गया भाई, यहीं से एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ बेटा उदारवाद का, यानी कि लिबरलिज्म। जो लोग क्या चाहते थे, आजादी चाहते थे, है ना। किससे आजादी बेटा, राजा से आजादी, हमें बराबर अधिकार मिले, सब कुछ जो है हमें बराबर मिले, कानून जो है सबकी नजर में बराबर हो। ये जो सिस्टिजन है, ये इनके जो जितने भी राइट्स हैं, स्पेशल राइट्स दे रखे हैं, ये भी खत्म कर दिए जाएं। तो ये था बेटा उदारवाद। ये एक नई विचारधारा जो है पनपने लगी थी, किस में बेटा, तो मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनमें, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे बेटा 2 तरह के जो वर्ग हैं बेटा, एक तो बेटा राजशाही सरकार, जो पुराने वर्ग के लोग हैं बेटा, जिन्हें रूढ़वादी भी बोलते थे, और यहां पे नए वर्ग के लोग जो है, ये दोनों जो है पनपने लगे, है ना। चलिए अब बात ये तो पहले से थे, ये पनपने लगे नए वर्ग के जो लोग, इन्हें क्या बोला गया, इन्हें बोला गया मध्यम वर्ग के लोग, है ना। चलिए अब हाँ, यहां पे बात कर लेते बेटा उदारवाद की। उदारवाद में बेटा आप देखोगे जो उदारवादी लोग थे बेटा, वो 2 तरीके से उदारवाद चाहते थे। एक तो था बेटा राजनीतिक उदारवाद, और दूसरा था बेटा आर्थिक रूप से उदारवादी। हाँ, उदारवादी की मेन मांग क्या थी बेटा, स्वतंत्रता बेटा, आजादी चाहिए थी, इन्हें समानताएं चाहिए थी, इन्हें इक्वालिटी चाहिए थी, है ना। तो यहां पर हुआ क्या बेटा, राजनीतिक की बात करूं बेटा, राजनीतिक उदारवाद की मैं बात करूं तो यहां पे 3 चीजें थी बेटा। इन्हें पहली बात चाहिए थी स्वतंत्रता बेटा, इन्हें आजादी चाहिए थी, है, इन्हें आजादी चाहिए थी, और क्या चाहिए था बेटा, समान जो है बेटा, कानून जो है बेटा सबके लिए समान हो बेटा, सबके लिए जो है बेटा समान हो कानून जो है, और बेटा सहमति से सरकार चले। सहमति से सरकार मतलब सरकार को हम चुने, सरकार को कौन चुनेगी, आम जनता चुनेगी। ये इनकी मांग थी, किसकी बेटा, ये राजनीतिक मांगे थी, किनकी बेटा, उदारवाद लोगों की। ये उदारवादी कौन है बेटा, तो ये वही मध्यम वर्ग के लोग हैं जो गरीब से अमीर हुए हैं, गरीब से मतलब इन द सेंस मिडिल क्लास में आ गए हैं, थोड़े पढ़ लिख गए हैं, है ना। और दूसरे तो बेटा इनकी आर्थिक मांगे थी। कुछ आर्थिक मांगे क्या हुई बेटा, बाजार की स्वतंत्रता बेटा, बाजार में जो है भैया हम भी क्या करेंगे, हम भी भाग लेंगे बाजार में, हम भी क्या करेंगे, हम भी धंधा करेंगे। और राज्य प्रतिबंध जो है बंद होना चाहिए, जो भी बेटा राज्य प्रतिबंध है, यानी कि आप एक पहले होता यह था कि बेटा यूरोप जो था बेटा अलग अलग राष्ट्रों में विभाजित था। अब अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो तो क्या करना पड़ता था, आपको हर राज्य में जो है शुल्क देना पड़ता था। तो ये जो है बेटा ये खत्म करना चाहते थे। अब बेटा इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बोला गया ज़ॉवलरीन। ज़ॉवलरीन क्या था बेटा, ज़ॉवलरीन था क्या बेटा, तो देखो मैं अगर बात करूं जर्मनी की, अगर मैं जर्मनी की बात करूं बेटा, तो जर्मनी जो था बेटा, पहले जर्मनी नहीं हुआ करता था, ये 39 राज्यों का संघ था बेटा। अब होता यह था बेटा, जब 39 राज्यों में आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो, कोई भी चीज जो है एक जगह से दूसरी जा रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ता था हर राज्य में। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, तो यहां पे बेटा 1834 की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं मैं। तो यहां पे जब उदारवादी लोग ज्यादा बढ़ गए, इन्होंने प्रेशर डाला, तो यहां पे क्या लाया गया बेटा, तो यहां पे एक कस्टम बनाया गया, इसे नाम दिया गया ज़ॉवलरीन। इसमें क्या किया बेटा, इसमें जो भी व्यापार बाधाएं समस्याएं थी बेटा, यानी कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो ना, तो आपको जो पैसा देना पड़ रहा है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। और यहां पे जो बेटा हर राज्य की अलग अलग मुद्रा जो थी, उसे 30 से घटाकर कितना कर दिया, 2 कर दिया। सिर्फ पहले 30 हुआ करती थी, मतलब अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो तो आपको 30 मुद्राएं चाहिए।
अगर मान लो तो आपको 30 राज्य में क्या करना है, व्यापार करना है, आपको 30 मुद्राएं चाहिए, वो हटा के बिल्कुल खत्म कर दिया। ये सारी जो चीजें बेटा होने लगी है ना, 30 से घटा के 2 कर दिया, और जो भी बाधाएं थी उन्हें पूरी खत्म कर दिया बेटा। ये कहां हुआ था बेटा, ये जर्मनी में हुआ था। जर्मनी पहले क्या था, जर्मनी पहले जर्मनी नहीं था, वो 39 राज्यों का जो है बेटा संघ हुआ करता था। इतनी चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। फिर क्या हुआ बेटा, 1815 के बाद जो है बेटा रूढ़वादी क्या हो गया, रूढ़वादी शासन आ गया। 1815 तक क्या था बेटा, 1815 तक जो था बेटा नेपोलियन का रूल था। ध्यान रखना ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये फ्रांस की बात कर रहे हैं बेटा हम, है ना। चलिए 1815 में क्या हुआ बेटा, 1815 में बेटा नेपोलियन पराजित हो जाता है। वाटरलू का जो युद्ध होता है उसमें इसकी हार हो जाती है। और क्या होता है बेटा, यहाँ पे बेटा जो है आप बोल सकते हो यहाँ पे रूढ़वादी जो लोग हैं बेटा वो आ जाते हैं। रूढ़वादी लोग कौन थे बेटा, जो पुरानी परंपराओं को माना करते थे बेटा, पुरानी परंपराओं को जो है मानते थे, उन्हें क्या बोला गया बेटा, उन्हें रूढ़वादी सोच का बोला गया। ठीक है, चलिए इसमें कौन थे बेटा, इसमें ज्यादातर जो लोग थे बेटा राजशाही लोग थे, जो राजा रजवाड़े सिस्टिजन वगैरह जो थे बेटा, वो क्या थे, वो कैसे थे बेटा, वो रूढ़वादी लोग थे। वो नहीं चाहते थे कुछ भी बदलाव आए, वो बिल्कुल भी बेटा उदारवादी लोगों का जो है सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा वेना की संधि। अच्छा, ये वेना की संधि बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हुआ क्या बेटा, जब नेपोलियन जो था बेटा, नेपोलियन युद्ध हार गया 1815 में, उसके बाद यहां पे एक संधि होती है। संधि का नाम था बेटा वेना की संधि। ठीक है, इस यहां पे ये हुई कहां पे थी बेटा, तो ये वेना में हुई थी, है ना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है बेटा वेना, तो यहां पे हुई थी बेटा। अब यहां पे इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये याद रखना आप, ड्यूक मेटरनिक ने जो है बेटा इसका नेतृत्व किया था। अच्छा, इसमें हुआ क्या बेटा, इसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। ये जो संधि हुई इसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। इसमें कौन से देश थे बेटा, पहले ये जानो कि इसमें कौन से देश थे बेटा, तो इसमें प्रैब थे बेटा, प्रैब याद रखना। इसमें कौन कौन से देश थे, PRAB, P फॉर प्रूशिया, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया और B फॉर ब्रिटेन। इतने सारे जो लोग थे बेटा, इन्होंने मिलकर जो है नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसे हरा दिया। फिर एक संधि साइन की, उसमें क्या हुआ बेटा, उसमें बेटा प्रैब देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और क्या हुआ बेटा, उसमें जो बुर्बो राजवंश था, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ, आपको याद होगा 1889 में कौन था, फ्रांस में बुर्बो राजवंश था। इसकी जो है दोबारा से स्थापना कर दी गई, है ना, रूढ़वादी लोगों द्वारा। ठीक है, इनकी यहां पे क्या होगी, रूढ़वादी लोगों की जो है जीत हो गई यहां पे। और क्या हुआ बेटा, जर्मन परिसंघ में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि जो जर्मन जो था बेटा, जर्मनी जो था बेटा, 39 राज्यों का जो संघ था उसमें कोई बदलाव नहीं किया इन लोगों ने। और यहां पे क्या किया उन्होंने, फ्रांस की सीमा के पास क्या हुआ बेटा, नए नए राज्य बना दिए। जैसे मान लो फ्रांस की ये सीमा है पूरी, इसके आसपास जो है छोटे छोटे जो है राज्य बना दिए, ताकि जो है भविष्य में फ्रांस आगे ना बढ़ पाए, जो नेपोलियन ने किया, है ना। और क्या किया बेटा इन्होंने, बस यही। ठीक है, 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, यही आप याद कर लो बस। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, जैसे ही बेटा यहां पे रूढ़वादी लोग आए, जैसे ही बुर्बो राजवंश आया फ्रांस में बेटा, तो यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे जो उदारवादी लोग थे बेटा, जो मिडिल क्लास फैमिली से थे, है ना, मध्यम वर्ग से थे बेटा, वो उन्होंने इनकी हार हो गई। और एक तरीके से ये क्या हुआ बेटा, एक तरीके से ये अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड मतलब जमींदोज हो गए, यानी कि अब ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। पहले क्या था, पहले अपनी मांगों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो रूढ़वादी लोग ही शासन में है, तो ये इन्हें पकड़ के मारेंगे। तो डर की वजह से जो है ये जो उदारवादी लोग थे बेटा, वो अंडरग्राउंड हो गए। बस यही है, आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जब बेटा क्या हुआ, जब बेटा रूढ़वादी लोग फिर से आगे शासन में, तो यहां पे क्या बनना शुरू हो गई, यहां पे सीक्रेट सोसाइटीज बनना शुरू हो गई। सर ये सीक्रेट सोसाइटीज क्या होता है, तो नाम पे जाओ, सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट मतलब चुपचाप, सोसाइटीज मतलब जो हमारी सोसाइटीज होती हैं बेटा, है ना, हम जो बनाते हैं बेटा समाज में जो, है ना। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे कई जो लोग थे बेटा, वो अपना आप बोल सकते हो अपनी सोच फैलाने के लिए, अपने विचार फैलाने के लिए बेटा क्या करने लगे, सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगे। इसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप बोल सकते हो एक हस्ती है, इनका नाम तो क्या था बेटा, जिनका नाम था बेटा जिउसेप्पे मजीनी। ठीक है, ये कौन थे बेटा, ये एक आप बोल सकते हो, ये एक आप बोल सकते हो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी व्यक्ति थे बेटा। कहां के थे ये बेटा, तो ये इटली के थे, है ना। तो यहां पे बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा क्या किया, ये इटालियन क्रांतिकारी थे बेटा 1807 में बेटा। चलिए हाँ, इनका जन्म बेटा कहां हुआ था बेटा, 1807 में बेटा जनोआ में हुआ था। इनका जन्म जनोआ में हुआ था और 1807 में। ठीक है, और यहां पे बेटा राजशाही का विरोध करे और लोकतांत्रिक सिद्धांत का समर्थन करे। इनकी मेन यहां पे इनका मेन एम क्या था बेटा, जो राजशाही है, जो राजा रजवाड़े हैं, उनका क्या करना, उनका विरोध करना और लोकतांत्रिक एक सरकार की जो है स्थापना करना ही क्या था बेटा। यहां पे जिउसेप्पे मजीनी का जो मेन एम था यही था बेटा। तो ये सीक्रेट सोसाइटी थी बेटा, इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई। पहली है बेटा मार्सले में यंग, ठीक है, मार्सले नाम की जगह थी यहाँ पे, यंग इटली, और बर्ने एक जगह का नाम है बेटा, यहाँ पे यंग यूरोप जो है बेटा इन्होंने स्थापना की इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए बेटा, इन्होंने 2 यंग सोसाइटीज की स्थापना की बेटा, एक तो मार्सले में यंग इटली और बेटा एक बर्न, एक ही जगह है बेटा, यहाँ पे एक यंग यूरोप नाम की 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। इनका मेन लक्ष्य क्या था, तो बेटा इनका मेन लक्ष्य था राजशाही को
खत्म करना और यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार लाना, है ना। ये क्या थे बेटा, अब यहाँ पे आप बोल सकते हो यूसुफी मजीदी भी क्या थे बेटा, एक मध्यम वर्ग से थे। ये भी एक उदारवादी लोग थे बेटा, जो मध्यम वर्ग से आया करते थे, ठीक है। अब होता क्या बेटा, जब मजीनी ने बेटा सीक्रेट सोसाइटी खोलनी शुरू की तो इनका ध्यान देते हुए बेटा लोगों ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया, और आप देखोगे बेटा जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड वगैरह में भी कई सीक्रेट सोसाइटीज बननी शुरू हो जाती हैं, है ना। जो किसको सपोर्ट करती थी बेटा, जो लोकतांत्रिक सरकार गणतंत्र को जो है सपोर्ट करती थी और राजशाही का जो है विरोध करती थी। तो यहां पर बहुत प्रभावित किया किस इंसान ने, यूसुफी मजीनी ने लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात कर लेते हैं बेटा क्रांति का युग। क्रांति का युग कब से कब तक रहा बेटा, 1830 से 1848 तक, यानी कि यहां पे जो है क्रांतियां देखी गई हैं। कहां पे देखी गई है बेटा, यहां पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑटोमन, ठीक है, पोलैंड, यहां पे जो है बेटा आप बोल सकते हो बड़ी बड़ी क्रांतियां देखने को मिली हो। यहां पे हुआ क्या है, यहां पे बेटा उदारवादी वर्सेस रूढ़वादी, इन दोनों की लड़ाई हुई है। जो उदारवाद लोग थे और जो रूढ़वादी लोग थे, इन दोनों की जो है लड़ाइयां हुई हैं, उसमें हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली क्रांति देखते हैं बेटा, जुलाई क्रांति। जुलाई क्रांति देखते हैं बेटा, जुलाई क्रांति कहां हुई थी बेटा, तो ये याद रखना फ्रांस में हुई थी। फ्रांस की ही बात कर रहे हैं हम बेटा, फ्रांस में हुई थी। तो फ्रांस में बेटा पहली उथल पुथल कब हुई बेटा, तो 1815 में, आपको याद होगा, थोड़ी सी कहानी जोड़ते रहना। 1815 में बेटा यहां पे क्या हुआ था, रूढ़वादी लोग आ गए थे, बुर्बो राजवंश आ गया था। अब यहां पे 1830 में फिर से उथल पुथल होती है, और जो उदारवादी क्रांतिकारी लोग होते हैं बेटा, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो बुर्बो राजा था बेटा, जैसे 1815 में प्रैब ने बिठाल दिया था, है ना, जो प्रैब देश थे उन्होंने बिठाल दिया था गद्दी पे, उसे जो है उखाड़ के फेंक दिया जाता है। और यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे संवैधानिक राजतंत्र की जो है स्थापना की जाती है। संवैधानिक राजतंत्र मतलब यानी कि राजा भी रूल करेगा, लेकिन राजा जो है उसकी शक्तियों पर रोक कौन लगाएगा, वहां का संविधान, ठीक है। और यहां पे लुई फिलिप जो होते हैं वो वहां के राजा बना दिए जाते हैं। लुई फिलिप, ये ब्रांड भी है बेटा, है ना, मेरे पास एक सूट भी है इसका, चलिए कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं उसके लिए, है ना। ये पहली क्रांति देखी गई बेटा, है ना। अब एक चीज और हुई बेटा, एक चीज जुलाई क्रांति का प्रमाण एक हुआ बेटा। अब जब यहां पे ये चीज हो गई, है ना, होता है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, आप जो कुछ करोगे दोस्त भी आपका वही करेगा, है ना। तो यहां पे हुआ क्या बेटा, यहां पे जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो था बेटा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, तो बेल्जियम उससे अलग हो जाता है। बेल्जियम जो होता है बेटा वो उससे जो है अलग हो जाता है। ये आपको चीज याद रखनी है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और हुई बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई बेटा, ग्रीस की आजादी बेटा, ग्रीस की आजादी हो गई। यहां पे ग्रीस जो था बेटा पहले किसके अधीन था बेटा, तो ग्रीस जो था बेटा पहले ऑटोमन जो साम्राज्य था बेटा उसके अधीन था। लेकिन यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे ज्यादातर जो लोग थे वो क्या थे, वो ईसाई थे, है ना। और यहां पे राष्ट्रभक्ति की भावना लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भरी हुई थी। तो यहां पे एक आप बोल सकते हो विद्रोह होता है सरकार के खिलाफ, और यहां पे एक तरह की क्या हो जाती है ना, आजादी मिल जाती है। और कौन सी संधि साइन होती है बेटा, आजादी जब मिलती है ना, कौन सी संधि होती है बेटा, तो कुस्तुकतुन्या की संधि होती है। याद रखना बेटा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपोल, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कुस्तुकतुन्या की संधि, ठीक है। तो आपको ये जो तीन चीजें हैं बेटा वो याद रखनी है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात कर लेते हैं बेटा, राष्ट्रवाद की भावना केवल युद्ध और विस्तार के कारण नहीं बढ़ी बेटा। एक बात याद रखना बेटा, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो युद्ध से, विरोध करने से, विस्तार से नहीं बढ़ी है बेटा। कुछ और भी चीजें होती हैं, कुछ बेटा सांस्कृतिक चीजें होती हैं, जिसे क्या बोला गया बेटा, रोमांचक परिकल्पना, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं हम बेटा, जहां पे हम बेटा भाषा, मैंने बताया था ना, जब आपका जैसे मान के चलो आप बिहार के हो, केरला में चले गए आप, और केरला में बेटा आपको कोई बिहार का मिल गया, तो आप कितने खुश हो जाओगे, क्योंकि आप भी बिहार के हो, वो भी बिहार का है, आपका जो एक्सेंट होगा उसका जो एक्सेंट होगा सेम होगा, तो आप कितने खुश होगे। तो बेटा आप समझ रहे हो ना, भाषा हो गई बेटा, कविताएं हो गई बेटा, लोक कथाएं हो गई, ये सारी जो चीजें होती हैं बेटा वो आप बोल सकते हो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए, है ना। इतनी चीज आपको पहले पता होनी चाहिए। चलिए अब क्या हुआ बेटा, यहां पे हुआ क्या बेटा, 1830 से और 1848 के बीच में बेटा बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिली। भुखमरी बहुत बढ़ गई थी बेटा, है ना, लोग जो थे बेरोजगार हो गए थे, और लोगों के अंदर जो है सरकार के खिलाफ जो है बहुत ही ज्यादा जो है गुस्सा भरा था बेटा, बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ था लोगों के अंदर, ठीक है। होता क्या है बेटा, यहां पे 1848 में बेटा, 1848 में बेटा एक ऐसा साल आया बेटा जो बहुत बुरा हुआ। फ्रांस की बात हो रही है बेटा, यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे फ्रांस की बात हो रही है। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, लोग नाराज हो जाते हैं, और यहां पे फ्रांस में अभी राजा कौन है, याद करो बेटा, 1830 में कौन बना था, लुई फिलिप। लुई फिलिप जो था, ठीक है, लुई फिलिप जो था बेटा वो राजा था। अब भाई लुई फिलिप को लगता है डर, और लुई फिलिप भाग जाते हैं। और यहां पे फाइनली क्या होता है, 1848 में, याद रखना बेटा इस डेट को, 1848 में जो है बेटा फ्रांस को जो है बेटा आजादी मिल जाती है, यानी कि फ्रांस जो है पूर्ण तरह से गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। यानी कि पूरी तरह से बेटा यहाँ पे कोई राजा वाजा नहीं होगा, यहाँ पे पूरी तरह से किसका रूल होगा बेटा, पूरी तरह से यहाँ पे जो है जनता का रूल होगा। एक पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे जो है सेटअप कर दी जाती है, ठीक है। चलिए, जिसमें सबको जो है 21 साल से जो ऊपर के लोग थे बेटा, इन्हें क्या दिया गया, मत डालने का अधिकार दिया गया। लेकिन यहाँ पे अभी भी महिलाओं को जो है वोट डालने की आजादी नहीं थी, ठीक है। चलिए, इतना ज्यादा हो गया। आई होप आपको चीजें कनेक्ट करते रहना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म में जो है बेटा मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब क्या होगा बेटा, क्रांति का युग बेटा, इसमें आगे पढ़ लेते हैं बेटा। अब यहां पे जो उदारवादी है बेटा, उदारवादी फिर से एक्टिव हो जाते हैं, है ना। आप कब तक लोगों को रोकोगे बेटा,
होता है ना, बोलते हैं ना कि तुम कब तक लोगों को लोगे, जो लोग चाहते हैं बेटा वो पाके ही रहेंगे अगर वो सही चीज के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे उदारवादियों की जो है क्रांति देखने को मिली। थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था कि उदारवादी जो है अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन अब इनकी शक्ति बढ़ रही है जैसे जैसे ये जैसे बाहर आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन लोग थे बेटा, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, मध्यम वर्ग, मैंने बताया ऑलरेडी, इसमें पढ़ा लिखा जो मध्यम वर्ग था बेटा ये आया ऊपर के। और आप देखोगे बेटा जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में बेटा यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे राष्ट्र को एक करने का बेटा, राष्ट्र को एक करने का, एक संविधान लाने का और पूरे देश को चलाने के लिए बेटा एक संसद बनाने का जो है यहाँ पे लोग बात करेंगे, है ना, कि एक पूरा देश होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संविधान होना चाहिए पूरे देश का, और क्या होना चाहिए बेटा, और यहाँ पे एक संसद होनी चाहिए जो क्या करे, जो 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 लोग चुने। आज के टाइम पे क्या होता है, जो संसद आप देख रहे हो उसमें जो लोग बैठे हुए हैं उसे कौन चुनता है, हम लोग ही तो चुनते हैं ना, हम लोग चुन के एमपी एमएलए को भेजते हैं वहां पे। तो वैसे यहाँ पे लोगों ने कुछ जो है कल्पना की, और जो लोग, आप सोच के देखो, जो लोगों ने उस टाइम कल्पना की थी आज वो हकीकत बन चुका है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं हम, अब यहाँ पे राष्ट्र के निर्माण की बात हो रही है बेटा, तो यहाँ पे जर्मनी बेटा, जर्मनी की बात कर लेते हैं। तो जर्मनी में हुआ क्या बेटा, जो इनका शहर है, एक शहर का नाम है फ्रैंकफर्ट शहर। फ्रैंकफर्ट शहर में बेटा आप बोलोगे मध्यम वर्ग के जो लोग थे बेटा, इन्होंने मिलकर क्या किया बेटा, एक असेंबली बना ली, जर्मन असेंबली, है ना। और यहाँ पे हुआ क्या बेटा, 1848 में बेटा 831 लोगों को चुना और इन्होंने कहां भेजा बेटा, संविधान बनाने का जो है यहाँ पे फैसला लिया। ठीक है, संविधान बनाने का यहाँ पे फैसला लिया। और यहाँ पे जो राजा फ्रेडरिक विलियम थे, इनसे बोला कि एक काम करो, तुम ना हमारे अंडर में काम करना, मतलब तुम संविधान के अंडर में रह के काम करोगे, और यहाँ पे जो है 831 जो लोग हैं बेटा ये क्या करेंगे, ये निर्णय लिया करेंगे, और तुम भी यहाँ पे, तुम्हें भी कुछ शक्तियां दी जाएंगी, लेकिन तुम्हारी शक्तियों पे लिमिट कौन लगाएगा, ये यहाँ पे संविधान लगाएगा। अब यहाँ पे जो विलियम होते हैं ना, ये गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं ये नहीं करना हमें, ये तुम ये लॉलीपॉप मत दो हमें, ये हम नहीं मानेंगे, और ये गुस्सा होकर चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे हुआ क्या, सुनो, अब यहाँ पे होता यह है कि ये जो राजा होते हैं बेटा, ये अपनी सेना वेना ले आते हैं और इस असेंबली को जो है भंग करा देते हैं, है ना। अब यहाँ पे तुमने देखा क्या बेटा, देखा ये यहाँ पे उदारवादी जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये विद्रोह कर रहे हैं, और यहाँ पे रूढ़वादी जो लोग हैं इनके विद्रोह को दमन कर रहे हैं, इनके विद्रोह का दबा दे रहे हैं, इनके विद्रोह का। अब यहाँ पे एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है ना, ये क्रांति करते हैं ये दमन कर देते हैं, ये क्रांति करते हैं दमन कर देते हैं, और ये 100 सालों से चलता चला आ रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या बेटा, यहाँ पे जो बेटा रूढ़वादी लोग थे बेटा, रूढ़वादी जो लोग थे बेटा, इन्होंने सोचा, क्या सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सच में हमको खत्म कर देंगे, अब तो जनता भी हमारे खिलाफ हो गई है, तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम ही राष्ट्रवाद की भावना को क्या करें, आगे बढ़ाएं, है ना। यानी कि जो रूढ़वादी लोग थे बेटा, ये खुद क्या करना चाहते थे, खुद अपने आप को बदलना चाहते थे। इन्होंने सोचा यार काफी चूहे बिल्ली का खेल हो गया ये, हम दबा देते हैं, ये विद्रोह कर देते हैं, हम दबा देते हैं, उदारवादी लोग क्या कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं, तो इससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं, एट द एंड हमें ही लॉस होगा। तो एक काम करते हैं, हम ही क्या करते हैं, हम ही जो लोग हैं ना, रूढ़वादी जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देते हैं। ठीक है, अब यहां पे सुनना बेटा, यहां पे जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा बेटा, जर्मनी का एकीकरण होगा। जर्मनी कैसे एक बनता है, तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जर्मनी जो था बेटा 39 राज्यों का संघ था, है ना। इसमें जो सबसे आप बोल सकते हो ताकतवर जो राज्य था 39 राज्यों में, जो सबसे ताकतवर राज्य था वो था बेटा प्रूशिया। ठीक है, प्रूशिया जो था बेटा सबसे ताकतवर राज्य हुआ करता था, है ना। अब यहां पे जो इनके जो बेटा सीएम थे, इनके जो चीफ मिनिस्टर थे बेटा, इनका नाम था बेटा ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने यहां पे जो है आप बोल सकते हो 3 युद्ध लड़े, किसके लिए बेटा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ जो है इन्होंने 3 युद्ध लड़े, और ये युद्ध जो थे बेटा वो 7 साल तक चले, 7 साल तक चले। फाइनली 7 साल बाद जो है इनकी जीत होती है बेटा। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क की जो है बेटा जीत होती है, और यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे फाइनली जो है आप बोल सकते हो कि यहां पे जर्मनी जो है बेटा एक राष्ट्र के रूप में निकलता है, यानी कि 39 राज्यों को जोड़ लिया जाता है, और यहां से क्या निकलता है बेटा, यहां से जो है जर्मनी निकलता है। ठीक है, और यहां पे क्या होता है बेटा, जो राजा विलियम प्रथम जो होते हैं इन्हें जर्मनी का जो है राजा बना दिया जाता है, मतलब राजा भी रहेगा और संविधान भी रहेगा, और जर्मनी का जो है एकीकरण हो जाता है, जर्मनी एक राष्ट्र बन जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा इटली के एकीकरण की। तो इटली बेटा आप ये देख रहे हो, इटली पहले बेटा, मैं इटली की बात करूं तो बेटा इटली जो था बेटा 7 प्रांतों में बटा हुआ था, है ना। और मैं अगर बात करूं बेटा इटली की, तो इसका जो उत्तरी भाग देख रहे हो आप, उत्तरी भाग, बीच में जो है बीच वाला भाग, और नीचे 3 जो है यहाँ पे शासन थे बेटा, 3 राजाओं का बेटा यहाँ पे शासन था बेटा। अगर मैं उत्तरी भाग की बात करूं तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया का बेटा उत्तरी भाग की, यानी कि ये वाले भाग की बात कर रहा हूं मैं, पेन चेंज करता हूं जरा बेटा। चलिए उत्तरी भाग की बात करूं बेटा, इस भाग की, तो यहाँ पे किसका राज था, तो बेटा यहाँ पे जो बेटा ऑस्ट्रिया का जो बेटा हैब्सबर्ग एम्पायर है बेटा, हैब्सबर्ग साम्राज्य जो है इसका रूल था यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं बीच वाले हिस्से की बात करूं, ये वाले हिस्से की, यहाँ पे किसका राज था, तो यहाँ पे पोप का राज था। पोप कौन होते हैं, जो इनके गुरु होते हैं ना, जो पोप, जो जैसे ईसाई धर्म में होता है ना, जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं वैसे पोप होते हैं इनके जो गुरु होते हैं, ईसाई धर्म के जो बहुत बड़े गुरु होते हैं उन्हें पोप बोला जाता है। तो इसके बीच वाले हिस्से में क्या थे, बीच वाले हिस्से में पोप का रूल था, पोप थे,
है ना। और मैं बात करूं बेटा इसके दक्षिणी भाग की, यानी कि इस वाले भाग की बात करूं, तो यहां पे कौन था बेटा, तो यहां पे बुर्बो राजवंश था। ठीक है, यहां पे किसका था बेटा, यहां पे जो स्पेन का बुर्बो राजवंश है। बेटा कंफ्यूज मत होना, ये फ्रांस का बुर्बो राजवंश नहीं है, ये स्पेन का जो बुर्बो राजवंश है उसका जो है यहां पे क्या था, राज था। अब बेटा क्या करें, अब यहां पे 3 राज्य हैं बेटा, 3 जो लोग हैं इनका यहां पे साम्राज्य है और 7 भागों में बटा हुआ है। तो यहां पे हुआ क्या बेटा, इन 7 भागों में एक सबसे शक्तिशाली भाग था, इसका नाम था बेटा सर्डिया पिडमोंट। सर्डिया पिडमोंट बेटा, इन 7 भागों में बेटा एक सबसे जो आप बोल सकते हो शक्तिशाली जो राज्य था बेटा, वो था बेटा सर्डिया पिडमोंट। ठीक है, इसके राजा का नाम क्या था, इसके राजा का नाम था बेटा इमैनुअल द्वितीय। इमैनुअल द्वितीय को लगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भी इटली का एकीकरण करना चाहिए, जैसे जर्मनी का हुआ वैसे भी इटली का जो है एकीकरण होना चाहिए। और इसकी जो है जिम्मेदारी किसे दी गई, इसकी जो जिम्मेदारी इनके जो सीएम थे बेटा, इनके जो मुख्यमंत्री थे कैवर बेटा, इन्हें जो है इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूं, चलिए, कि तुम क्या करो, तुम जो है यहां पे तीनों जो यहां पे 3 हिस्सों में जो डिवाइड है ना, ये इस तीनों को जो है तुम्हें एक करना है। फिर क्या होता है बेटा, जो मुख्यमंत्री कैवर जो होते हैं 1859 में बेटा फ्रांस की मदद से जो है बेटा यहां पे उत्तरी भाग को जो है कब्जा कर लेते हैं, यानी कि इस भाग पे जो है इनका कब्जा हो जाता है। फिर बात करें दक्षिणी भाग की बात करते हैं बेटा। तो दक्षिणी भाग में बेटा जो जूसेपे गैरिबाल्डी, इन्हें यहां पे दिया जाता है काम कि तुम एक काम करो, तुम एकीकरण करवाओ। तो यहां पे क्या करते हैं, यहां पे जो स्थानीय लोग होते हैं बेटा, इनकी मदद से जो है दक्षिणी भाग पर भी जो है इनका नियंत्रण हो जाता है, यानी कि दक्षिणी भाग को भी जो है ये आजाद करवा लेते हैं। अब बचा क्या, अब बचा बीच वाला जिस पर पोप है। अब पोप डर गए, पोप ने बोला कि भाई देखो उत्तरी भाग भी चला गया, दक्षिण भी चला गया, तो पोप खुद ही सरेंडर कर देते हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। तो यहां पे ऐसे करके जो है बेटा आप बोल सकते हो पूरे इटली का जो है क्या होता है बेटा, पूरे इटली का जो है बेटा एकीकरण होता है। और आप बोल सकते हो बेटा जो इमैनुअल द्वितीय है बेटा, जो इमैनुअल द्वितीय है वो ये क्या करते हैं बेटा, वो आप बोल सकते हो राजा घोषित कर दिया जाता है उन्हें इटली का। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, यहां पे इटली का भी जो है एकीकरण हो गया, जो 3 राज्यों में बटा हुआ, 3 आप बोल सकते हो एम्पायर में बटा हुआ था, इसके 7 पार्ट थे, है ना। तो फाइनली इटली का भी जो है एकीकरण करवा दिया। अब बात कर लेते हैं बेटा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का बेटा अजीबोगरीब केस क्यों है बेटा, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है ना बेटा, ब्रिटेन में कोई लड़ाई नहीं हुई। अब ब्रिटेन में बेटा जो भाषा बोली जाती थी बेटा, जो ब्रिटेन में भाषा क्या बोली जाती थी, इंग्लिश, है ना। अब हुआ क्या बेटा, 1760 में बेटा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का क्या होता है, इनके बीच में एक समझौता होता है, जहां पे जो इंग्लैंड होता है वो कहता है कि तुम अपने जो कल्चर है उसे फॉलो नहीं करोगे, तो हमारे कल्चर को फॉलो करोगे, इंग्लिश वगैरह बोलोगे, स्कॉटिश वगैरह नहीं बोलोगे। तो यहां पे क्या होता है बेटा, एक यूनियन हो जाता है इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, जिसके बीच में क्या होता है, मतलब जो कल्चर होगा बेटा वो इंग्लैंड का ही फॉलो करना पड़ेगा स्कॉटलैंड को। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे इंग्लिश और स्कॉट है मिल गए। अब बात आती है बेटा आयरिश की। यहाँ पे लोग क्या बोलते थे, यहाँ पे लोग आयरिश लैंग्वेज बोलते थे, आयरलैंड के जो लोग हैं। अब आयरलैंड को कैसे मिलाया, तो आयरलैंड में बेटा 2 तरीके के लोग थे, एक तो थे बेटा प्रोटेस्टेंट और दूसरे थे बेटा कैथोलिक। यहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट थे बेटा उन्हें सपोर्ट था किसका बेटा, उन्हें इंग्लिश का सपोर्ट था, यानी कि इंग्लैंड वालों का जो है सपोर्ट था। बाकी कैथोलिक की बात करें, अब जब एक को सपोर्ट करोगे दूसरे तो उछलेंगे ना। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, यहाँ पे रिवोल्ट हो गया। यहाँ पे बेटा जो वॉल्सटोन थे बेटा, यहाँ पे जो वॉल्सटोन थे इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, लेकिन इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। और फाइनली क्या होता है बेटा, फाइनली बेटा आयरलैंड को भी जो है इंग्लैंड में मिला लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रेट ब्रिटेन की जो है यहाँ पे क्या बनाई जाती है, ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की जाती है बेटा। और जो वेल्स होता है बेटा वो तो अपने आप ही जो है यहाँ पे इन पे मिल जाता है। तो ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, चारों मिलकर जो है ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अलग अलग जो है जाति समूह थे, है ना। इन जाति समूहों में जो है इंग्लैंड जो है बेटा, इंग्लैंड जो है, इंग्लिश की मैं बात करूं या फिर आप बोल सकते हो इंग्लैंड, जहां पे इंग्लिश बोली जाती थी, इंग्लैंड जो है बेटा वो सबसे ज्यादा क्या था, वो सबसे ज्यादा धनी था कल्चर वाइज, है ना। उन पे पैसा भी बहुत था। तो ये जो है बेटा तीनों पे सॉरी, 4 तो इससे मिला के हुए ना, तीनों पे जो है यानी कि वेल्स, स्कॉट और आयरिश, इन तीनों पे क्या करता है बेटा, इन तीनों पे जो है अपना कब्जा कर लेता है, या फिर बोल सकते हैं इन तीनों को ही अपने में मिला लेता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात कर लेते हैं बेटा राष्ट्र की कल्पना। तो होता है ना बेटा राष्ट्र की कल्पना, हम अपने राष्ट्र की कल्पना कैसे करते हैं, जैसे भारत माता की जय बोलते हैं ना, भारत माता की जय। तो यहाँ पे भी इनके यहाँ पे भी माता हुआ करती थी, है ना, यानी कि रूपक बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है बेटा, इसे रूपक बोला जाता है ना। एलिगरी इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे। जैसे हम बात करूं जर्मनी की बात करूं जर्मेनिया, फ्रांस की बात करूं मैरियाना। ठीक है, ये क्या था बेटा, ये एक राष्ट्र को क्या करती थी, राष्ट्र को आप बोल सकते हो रिप्रेजेंट करती थी, है ना, राष्ट्र का रूप थी बेटा। अब जैसे भारत माता को किसी ने देखा है, लेकिन हम फिर भी क्या बनाते हैं, उनका चित्र बनाते हैं ना, तो वैसे ही सेम ये था। तो इससे भी क्या हुआ बेटा, लोगों को जो है अंदर से राष्ट्रवाद की जो है भावना पनपने लगी। ठीक है, तो यहां पे लास्ट टॉपिक है बेटा राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अब क्या हुआ बेटा, हैप्पी एंडिंग हो चुकी है हमारे चैप्टर की, है ना। यूरोप के जितने भी देश हैं क्या हो चुके हैं, वो राष्ट्र बन चुके हैं। अब यहां पे बेटा एक जगह है जिसका नाम था बेटा बाल्कन। बाल्कन बेटा जगह है। अब आप जाओगे बेटा
यहाँ पे अगर आप यूरोप के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से की बात करोगे बेटा, दक्षिणी पूर्व हिस्सा जो है यूरोप का जो दक्षिणी पूर्व हिस्सा है, जिसमें बहुत सारे देश आते थे। कौन कौन से देश थे बेटा? जैसे रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया। ठीक है, यहां पे बेटा क्या था बेटा, यहां पे पहले जो है बेटा ऑटोमन साम्राज्य का जो है राज हुआ करता था। अब क्या हुआ, अब ऑटोमन साम्राज्य जो है बहुत कमजोर हो चुका था, तो यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे भी आपस में होड़ मच गई। क्या होड़ मच गई कि कौन पहले आजाद होगा, कौन आजाद होगा पहले, है ना। हम भी आजादी चाहते हैं बेटा, यूरोप ने आजादी ले ली, अब हमें भी आजादी चाहिए, है। हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, ग्रीस ने भी आजादी ले ली। देखो ये ग्रीस जो था, इसे भी आजादी मिल गई थी, थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पे सारे देश जो थे ना बेटा, ये अपनी आजादी चाहते थे। और दूसरी बात क्या थी बेटा, दूसरी बात ये थी बेटा, ये जो बाल्कन राज्य थे बेटा, ये जो बाल्कन राज्य है बेटा, इतने सारे देशों से मिलकर जो बना रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत थे बेटा, संसाधन बहुत थे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो रूस था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, ऑटो हंगरी एम्पायर था बेटा, इसकी नीयत खराब थी बेटा। किस पे बेटा? इसकी नीयत खराब थी बेटा बाल्कन के राज्यों पे। ठीक है, आप देखोगे बेटा ये आपस में जो है लड़ने लगते हैं, और आप आगे चल के देखोगे कि यही कारण बनता है प्रथम विश्व युद्ध का, है ना। तो ये थी भाई हमारी चैप्टर की पूरी स्टोरी। आई होप आपको पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आप देखोगे जो 1914 से 18 के बीच में जो युद्ध होता है बेटा, प्रथम विश्व युद्ध, कहीं ना कहीं यही कारण था उसका। ठीक है, ये बाल्कन राज्य थे बेटा, ये आपस में लड़ते रहते थे, सारे आजादी चाहते थे। प्लस जो ये देश है बेटा, जो ताकतवर देश हैं, जो पहले से ही आजाद होकर बैठे हुए हैं, ये जो इनकी जो नजर थी बेटा, वो गंदी नजर थी किस पे बेटा? इन देशों पे। ठीक है, बाल्कन के देश थे इन पे, क्योंकि इन पे जो है बेटा बहुत सारा संसाधन था। अब होता क्या है बेटा, इसी चक्कर में जो है यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ी डिटेल में कहानी है बेटा, पूरी नहीं बता सकता मैं, है ना, शॉर्ट लेक्चर है। चलिए, तो भाई ये जो चैप्टर है बेटा पूरी तरह से जो है समाप्त हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर था बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। कम से कम टाइम में जो है मैंने समझाने की कोशिश की है ना। चलिए, तो मिलेंगे अगली क्लास में इस ऐसे ही बढ़िया से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और हाँ, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक किए हो बिना मेरा जाना मत बेटा। अगर कुछ भी आपको एडिशनल मिला हो बेटा, तो प्लीज लाइक जरूर करना बेटा, और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलिए, गुड बाय, टेक केयर।